हेलो बच्चों। बच्चों, मेरा नाम है सीए पराग गुप्ता और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास स्टूडेंट आए हैं हमारे, आर्यन। और आर्यन के बारे में मैं बता देता हूँ। रिसेंटली जो कल रिजल्ट आया है सीए इंटर का, उसमें आर्यन ने ऑल इंडिया रैंक हासिल की है और दोनों ग्रुप्स एक बार में क्लियर करे हैं। तो आज की इस इंटरव्यू में मैं सिर्फ 10% ही अपने लिए रखूंगा और बाकी का पूरा टाइम हम आर्यन से जानेंगे, उसकी पूरी जर्नी। क्लास ट्वेल्थ में आर्यन ने किस तरह से पढ़ाई करी, उसके बाद वो बहुत ही टॉप कॉलेज में इंडिया के उसका एडमिशन हुआ, कैसे उसने अपने ग्रेजुएशन को और सीए को साथ में मैनेज करा। तो पूरी जर्नी हम आर्यन की ही जुबानी इसमें आज जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आर्यन तुम्हारा हमारे इस नए इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा जब तुमने अपना कल रिजल्ट बताया और अ, तुम्हें और तुम्हारे परिवार में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो आर्यन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने आप क्लास ट्वेल्थ की जर्नी के बारे में। सबसे पहले बताओ कि आप क्लास ट्वेल्थ में जब थे तो उस समय आपका क्या एम था, क्या उस समय भी सोचा था कि मुझे सीए करना है, और क्या उस समय गोल था, और कैसे आपके ट्वेल्थ में कितने मार्क्स आए, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी? सर जैसे जो मेरा ट्वेल्थ का ईयर था वो कोविड ईयर था। मतलब फर्स्ट टाइम कोविड आया था। सो स्कूल्स तो पूरे साल बंद ही थे। बट मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी मोस्टली। सो मतलब लेक्चर्स देखे थे आपके यूट्यूब पर, अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के। अब लास्ट में जब प्री बोर्ड्स हुए थे उसमें नंबर अच्छे आए थे स्कूल में मेरे। बट हमारे पेपर कैंसिल हो गए थे वो बोर्ड्स के, बोर्ड्स बिकॉज ऑफ के। कोविड। सो हम्म। अराउंड मुझे 98.5 मार्क्स मिले थे ओके। ओवरऑल बेस्ट परसेंटेज। तो मैंने मतलब अब उधर मैं तैयारी देखूं तो मोस्टली मैंने अकाउंट्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। मतलब बिकॉज उस समय सब खाली थे, मतलब कुछ करने को था नहीं घर के अलावा। तो मैंने उस समय अकाउंट्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी और कॉन्सेप्ट्स आगे काम भी बहुत ज्यादा है। बट मैं बहुत ज्यादा उसमें ये था कि बिकॉज नंबर बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए थे जब ऐसे हाँ हाँ। नंबर सबको मिले थी कि कौन सा कॉलेज मिलेगा क्या होगा। सो उस समय मैंने ड्यू जैट का फॉर्म भी फिल करा था फॉर सुखदेव जाने के लिए। अच्छा। सो उसके बाद मेन चीज चालू हुई, लाइक बोर्ड का रिजल्ट अराउंड जून जुलाई में आया था। सो उसके 2-3 महीने मैंने प्रेप करी थी अपनी ड्यू जैट के लिए। एंड फॉर्चुनेटली जब रिजल्ट आया तो आई गॉट इनटू शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड देयर आई परस्यू BBFIA। ग्रेट। बट मैंने साइमल्टेनियसली सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर दिया था। लाइक अगर सीए वॉज अ बैकअप की, अगर मेरा सुखदेव नहीं होता तो मेरे पे एक ऑप्शन होता कि कुछ तो मैं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर बीकॉम ऑनर्स करता ड्यू से तो साथ में सीए करना मोस्टली लोग करते हैं। राइट। तो देन आई प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी करके सितंबर से लेके दिसंबर तक 2021। सो ओके। मैंने सेल्फ तैयारी करी थी। एंड मोस्टली रीजन था कि बस पास हो जाऊं, कुछ ऐसा नहीं था कि नंबर ज्यादा लाने कम लाने, बिकॉज टाइम बहुत कम था और ट्यूशन लेने का टाइम भी नहीं था। तो कितने आपके फाउंडेशन में फिर कितने मार्क्स आए थे जब आपने सेल्फ स्टडी से थ्री करा? फोर्टी थ्री 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 फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री तो देखो, सभी बच्चों के लिए तो मैं बता देता हूँ, आउट ऑफ 400 343 मार्क्स सेल्फ स्टडी से सीए फाउंडेशन में। तो इसका मतलब कि कितना पॉसिबल है, जो बच्चे पूछते भी हैं कि क्या हम सीए में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या पास हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप पास भी हो सकते हो। और 343 तो बहुत बहुत अच्छा स्कोर होता है। अच्छा आर्यन, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि मैक्सिमम बच्चे तो बीकॉम के साथ सीए करते हैं, तो आपने ऐसा ये डिफरेंट चॉइस क्यों ऐसा सोचा कि मैं बीबीए भी करूंगा और फिर साथ में सीए भी कर रहा हूँ, और अब सीए में आप इतना अच्छा कर रहे हो कि आपकी रैंक भी अब आ गई है, तो ये कॉन्ट्रास्ट कैसे? सर पहले मेरा सबसे पहले मेन फोकस था कि मुझे BBFIA करनी थी सुखदेव से। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। सो ओके। पहले जब वो चीज हो गई, सो मेरे पे दो ऑप्शंस थे। मतलब आई वाज गेटिंग बीकॉम ऑनर्स इन नॉर्थ कैंपस आल्सो एंड आई वाज गेटिंग दिस कॉलेज आल्सो। बट आई चूज दिस कॉलेज बिकॉज इसमें कुछ नया सीखने को मिलता। लाइक अगर मैं बीकॉम ऑनर्स करता सिर्फ और मैं सीए भी करता तो मुझे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं होता वो कॉलेज में सेम चीज करे एकेडमिक्स वाइज। लाइक राइट। नॉन एकेडमिक्स बहुत वैल्यू एडिशन होता, बट एकेडमिकली वाइज कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होता। एंड CBS में लाइक उनका करिकुलम और एलुमनाई बेस और बहुत अच्छा है। नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है वो कॉलेज। बिकॉज जो राइट। एलुमनाई है वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड है सारे के सारे। और बिल्कुल। मुझे नया पर्सपेक्टिव मिलता उधर जाके कि लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सो एक अंदर से होता है कि ये भी हम कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने चूज करा और BFI करके सुखदेव से अब ये आई हैव कंप्लीटेड माय सेकंड ईयर। सो बहुत नई चीजें सीखने को मिली जो शायद मैं किसी बी कॉमर्स कॉलेज में नहीं सीख पाता।
राइट, ये बात तो है, बहुत अच्छा पॉइंट मुझे भी लगा कि इतनी क्लैरिटी थी आपके थॉट्स में कि सीए और बीकॉम काफी कंपैरेटिवली कॉमन ही होता है। तो अगर आपको वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था तो आपने सीबीएस लिया, बहुत अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, वहां पे आपको मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी मिलेंगी, केस स्टडी बेस्ड नॉलेज आप गेन करोगे, नेटवर्किंग अच्छा होगा, और सीए में इधर आपको फाइनेंस की अच्छी रूट लेवल से नॉलेज मिलेगी। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है। अच्छा, अब आर्यन ये बताओ कि आपकी सीए इंटर के अंदर रैंक आई, तो ये तो Yes, sir. मतलब एक तरह से बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। पहला तो यही सपना होता है कि हम सीए इंटर सिंगल ग्रुप दें कि बोथ ग्रुप दें, फिर होता है कि हम पास हो जाएं, फिर होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें अगर हो, और रैंक तक तो पहुंचते पहुंचते बच्चा वैसे ही थक जाता है। तो ये क्या पूरी, मुझे इसके बारे में पूरा अपना माइंडसेट बताओ कि कैसे आपने करा, कितना टाइम लिया, और क्या वो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी थी। सर अराउंड दिसंबर 2021 में मैंने फाउंडेशन के एग्जाम्स प्रिपेयर करे थे एंड दिए थे। एंड अराउंड जनवरी फरवरी 10 को रिजल्ट आया था हमारा 2022 में फाउंडेशन का। राइट। उस समय तक मैंने इंटर का कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब नॉट इवन अ सिंगल क्लास और समथिंग एल्स। मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था। ठीक है। आफ्टर दैट आई वाज इन डिलेमा टू वेदर परस्यू और नॉट, बिकॉज बहुत वो था कॉन्ट्रडिक्शन कि शायद मैं मैनेज कर पाऊँ ना कर पाऊँ, बिकॉज कॉलेज ऑफलाइन खुलते थे अब। और सुखदेव में क्लासेस 9 to 3 4 हो जाती हैं। सो बाद में बहुत कम टाइम मिलता है। मैंने सोचा कि एक बार मैं कुछ 2 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करता हूँ एंड देखता हूँ मैनेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते मेरे साथ में। सो अराउंड जुलाई 2022 तक मैंने कुछ ज्यादा खास पढ़ाई नहीं करी थी, मतलब सिर्फ मिनिमम जितना हो पा रहा था कॉलेज के साथ साथ, तो मैंने उतना वो ट्राई करा। बट आफ्टर जुलाई 2022 मैंने डिसाइड करा कि मुझे बोर्ड प्रिपेयर करने हैं और ठीक है। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। लाइक रैंक का कोई वो नहीं था कि रैंक लानी ही लानी है। हम्म। मेन थिंग वॉज कि पास हो जाऊं पहले अटेम्प्ट में बस। सो ठीक है, तो बेसिकली अराउंड, जुलाई से आपने कह सकते हैं कि वो डेडिकेटेडली स्टडी करी, तो 10 मंथ्स के अराउंड आपने वो डेडिकेशन से काम करा। यस सर। उससे पहले कभी क्लास ले रहा हूँ कभी नहीं ले रहा, तो वो एक प्लानिंग शेड्यूल नहीं था कुछ भी। सो अच्छा। अराउंड जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक हम्म। आई कंप्लीटेड ऑल माई क्लासेस। उससे पहले भी 2 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए थे जुलाई से पहले। बाकी रिमेनिंग इन 4 5 मंथ्स में कंप्लीट कर लिए थे मैंने। ठीक है, तो मतलब बच्चों की क्लैरिटी के लिए बताया तो लगभग आपने 6 to 7 मंथ्स के अंदर अपनी क्लासेस खत्म कर ली थी दिसंबर तक, यस और सर। लास्ट के 4 मंथ्स आपके पास रिवीजन के रहे थे, राइट। यस सर। यस सर। अच्छा, तो आपका माइंडसेट शुरू से ये ही बिल्कुल पक्का था कि मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं, कभी बीच में ये भी फीलिंग आती थी कि ज्यादा हैवी हो रहा है, चलो मैं एक ही ग्रुप दे दूं, या ऐसा भी कोई थॉट आता था। यस सर। बोथ ग्रुप देना अपने आप में एक वैसी चीज होती है, बिकॉज 8 सब्जेक्ट जब होते हैं तो भूलना बहुत चांसेस होते हैं। हम्म। लाइक ये समझ नहीं आता कि हमेशा लगता है कुछ ना कुछ रह ही रहा है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो शेड्यूल करना, उस चीज को प्लान करना बहुत मुश्किल होता था। और मेरे 2 3 दोस्त थे कॉलेज में जो सिंगल सिंगल ग्रुप पे प्रिपेयर कर रहे थे। सो मुझे भी लग रहा था कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कि मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ। क्योंकि लास्ट में ये भी था कि अगर नहीं निकला तो दोनों ग्रुप नहीं निकलेंगे राइट। और फिर आगे जाके चांस सिर्फ बोथ ग्रुप देने का ही होगा। तो बिल्कुल। फिर वो मेंटल फंस लोड बहुत आ जाएंगे। जाता है। बट हम्म। मुझे ये था कि इतना तो कि अब डिसीजन ले लिया जब एक बार, तो अब वापस उसको बैक तो नहीं कर सकता। सो मैंने बोला अच्छे से पढ़ाई करते हैं और निकल ही जाना चाहिए अगर अच्छे से पढ़ाई करूंगा। ओके। अब रैंक के बारे में मुझे बताओ कि क्या आपने रैंक के बारे में कुछ सोचा था, या बस आपका रैंक बिल्कुल एम था ही नहीं और ये तो बस आ गई। सर मन में एक थॉट था कि अगर रैंक आ जाए तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। राइट। एंड पढ़ाई हमेशा उस हिसाब से करी थी, लाइक मॉड्यूल हमेशा पढ़ता था, बिकॉज मॉड्यूल हम्म। ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि हम्म। रैंक आने की तैयारी थी, बट कभी उस चीज का लोड नहीं लिया कि अगर रैंक नहीं आई तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा या बुरा लगेगा। बहुत बट हमेशा अच्छा। तैयारी उस परसेप्शन से करी थी कि रैंक आ जाए तो बढ़िया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये भी बताओ फिर आर्यन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं सीए इंटर की, तो हर सब्जेक्ट का कुछ ब्रीफ बताओ, किस सब्जेक्ट में आपने मतलब क्या स्ट्रेटेजी रखी, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल में मुश्किल लगता है, किसी को थ्योरी में मुश्किल लगता है, या ऑडिट में, इस तरह में। तो हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे की पॉइंट जो आप बच्चों को बताना चाहें जिससे हेल्प हो जाए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्लासेस अगर ले रहे हो सी इंटर में, सो बहुत सोच समझ के लेना और फैकल्टी के एक बार डेमो लेक्चर देख लेना। बिकॉज बहुत मैटर करेगी वो चीज, आप क्लासेस कहाँ से ले रहे हो कैसे ले रहे हो। सबसे पहले क्लासेस डिलीजेंटली लेना अच्छे तरीके से, और साथ साथ में रिवाइज करते रहना उस समय, तो मेजोरिटी चीज हो जाएगी। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो जैसे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। सो सबसे पहले इसके अंदर
क्वेश्चन डायरेक्टली प्रैक्टिस करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पहले अपने, क्योंकि राइट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार करके समझ जाओगे, अगली बार वो टाइम नहीं लगेगा। सो ऐसा बिल्कुल। टीचर चूज करो या खुद सेल्फ स्टडी करो, पहले कॉन्सेप्ट्स आपके हों और फिर क्वेश्चंस उसके बाद प्रैक्टिस करो। और हमेशा क्वेश्चंस मार्क कर लो पहली रिवीजन हम्म। के बाद कि ये मुश्किल क्वेश्चंस थे, कि लास्ट में सिर्फ यही क्वेश्चन रेफर करने हैं। बिल्कुल। और नोट्स बनने होने चाहिए हमेशा अच्छे से, कि आपके नोट्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, रजिस्टर पता हो आपको कि अगर इस चैप्टर के नोट्स हैं तो इस रजिस्टर के अंदर है, कि बाद में मुझे ढूंढना ना पड़े कि इसका ये पॉइंट कहाँ पे लिखा हो। हाँ बिल्कुल। मेरा एंड मेरा मैं इसमें एक थोड़ा सा वही ऐड करना चाहूंगा आर्यन, की क्लासेस तो सभी बच्चे मोस्टली ले ही रहे होते हैं, लेकिन यस सर। मैं ये चाहता हूँ कि क्लासेस लेने के बावजूद भी कई बार बच्चे मैनेज नहीं कर पाते या क्लियर नहीं कर पाते, तो क्लासेस तो हम मान के चलते हैं कि वो सभी ले रहे हैं, वो तो वो फैक्टर अब मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा जब तुमने अपनी सेल्फ स्टडी करी, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई, उसमें ऐसे क्या पॉइंट्स और बच्चे को ध्यान रखने चाहिए सब्जेक्ट वाइज, वो जरूर बताओ, क्योंकि क्लासेस तो हर बच्चे ले ही रहे हैं, और क्लास में आते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, घर जाते हैं, करते हैं काम, लेकिन उसके बाद के जो 3-4 महीने रहते हैं एग्जाम से पहले, उस समय का वो प्रेशर भी हो जाता है, चीजें पाइल्ड अप हो रखी होती हैं, और लगता है कि कोर्स हुआ भी नहीं है और मैं कैसे बोथ ग्रुप्स दूं या ना दूं, वो सब सिचुएशन को कैसे डील करना है। सर सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की देखूं, तो जो आपके टीचर ने नोट्स लिखवाए हैं ना, वो आपको उससे ही पढ़ना है, बिकॉज सोर्सेज बहुत सारे हैं कि आप ये हम्म। भी बुक रेफर कर सकते हो, वही बुक रेफर कर सकते हो। बट जहां से आपने 8 महीने पहले पढ़ा है उनको ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज उनसे आप एक बार गो थ्रू हो तो आप उनको रिवाइज जल्दी कर पाओगे। और उसके बाद क्वेश्चन हाथ से लिख के जरूर करने चाहिए अपने आप, बिकॉज टीचर ने क्लास में खुद करवाए थे, वो आपने नहीं करे थे। तो आपको क्वेश्चन खुद करना चाहिए, फाइनल आंसर खुद निकालना चाहिए। क्योंकि अगर घर पे कोई गलती हो रही है तो उसका फायदा है कि एग्जाम हॉल में वो गलती नहीं होगी फिर, क्योंकि आपको याद रहेगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करता था, मुझे लगा ये गलती मैं कर रहा हूँ इधर, हम्म। तो एग्जाम में अपने आप क्लिक होती थी, इस पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है मुझे कि इधर गलती बिल्कुल। हो जाएगी मेरी। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाना, और हम्म। ट्राई करना एमटीपी आरटीपी देख लो जो नए नए क्वेश्चन हैं, कि वो हम्म। बिकॉज क्वेश्चंस वो कभी कभार सेम आ जाते हैं पेपर के सेम अंदर। आ जाता है, राइट। तो आपको अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि आपको लगेगा कॉन्सेप्ट भूल रहा हूं मैं। बट जितनी बार उन चीज को रिवाइज करते जाओगे, बिकॉज आप क्वेश्चन बार बार रिवाइज नहीं करते, आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। राइट। तो तो कॉन्सेप्ट मतलब रिवाइज करते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मेन इंसाइट इसमें से ये बन गई कि टीचर ने जो पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लो, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार देख जाओ, और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए एमटीपी आरटीपी भी एटलीस्ट गो थ्रू कर जाओ, कई बार क्वेश्चन उसमें से आ सकता है, राइट। सर। अच्छा, और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए क्या करें, क्योंकि वो भी बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। सर थ्योरी सब्जेक्ट का मुझे बहुत ज्यादा डर था, बिकॉज थ्योरी पढ़ तो लो लेकिन एग्जाम हॉल में लिख के आना, और वो जो चेक कर रहा है वो, उसको लैंग्वेज अच्छी चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल कोर्स है। सो आपको लैंग्वेज ही वो लिख के आनी पड़ेगी। सो थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे पहले तो आपको, जैसे लॉ है, तो आपको बेसिक मतलब समझना पड़ेगा कि लॉ का पर्पस क्या था, ये लॉ क्यों आया था। अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस है, कभी रट्टाफिकेशन नहीं हो पाएगी। सो आपको समझनी पड़ेंगी सारी चीजें। और लॉ में मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आपको डिट्टो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जो बुक में हम्म। लिखी है। अगर आप समझ के उसको एक नॉर्मल इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हो अपने हिसाब से, सो हम्म। वो बहुत फाइन होता है। मैंने कोई भी लॉ की चीज रटी नहीं थी या हम्म। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करी, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप वो चीज करना चाहोगे तो अपने ऊपर लोड ले रहे हो, कि वो ओके। चीज हो नहीं पाएगी कभी, और आपको फिर आप डिमोटिवेट ही होंगे कि मेरे से ये चीज क्यों नहीं हो पा रही। धीरे धीरे अगर आप थ्योरी में जितने बार उस चीज को पढ़ सकते हो, पढ़ते हैं। आई वुड से, थ्योरी में मैंने बहुत सारे रिवीजन वीडियो भी देखता था, मैं फ्री होता है जैसे मेट्रो में कॉलेज जा रहा हूँ, हम्म। तो मेट्रो में खुद नहीं पढ़ पाता था, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करके वीडियो लेक्चर सुन लेता था रिवीजन हम्म। के। बिकॉज जितना आप थ्योरी को सुन सकते हो और खुद हम्म। पढ़ सकते हो, उतना वो रिटेन होता रहेगा। रिटेन होता है। और ऑडिट या ईआईएस इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या करें, इसमें तो रटना ही पड़ता है ऐसा कहते हैं बच्चे। यस सर। सर EISM तो ऐसा था, हम्म। मैंने क्लासेस भी बहुत अनफ्रीक्वेंटली ली थी, और EISM में डर भी बहुत लगता था। मुझे वही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लगता था कि शायद इसमें नहीं निकल पाएगा मेरा। सो EIS के अंदर मैंने एक चीज देखी कि आप एक बार ट्राई करना, रोज 1 घंटा दो उसको, क्योंकि हम्म। आप कभी भी उसे फुल स्ट्रेच में 3 घंटा नहीं पढ़ सकते, आप बोर नहीं हो पढ़। जाओगे बिल्कुल। ओके, तो सो उसमें पढ़ने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें रेगुलरिटी से। जब भी 1 घंटा आपका प्राइम टाइम है, कि इस समय हम्म। आपको लगता है मैं सबसे ज्यादा अपनी पीक आवर्स पे हूँ, मेरी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, उस समय EIS उठाओ। बिकॉज 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको लगेगा नई चीज भी पढ़ी है, और आपका मन ज्यादा वो नहीं होगा कि स्ट्रेस हो जाएगा।
और हम्म। उसको ईआईएस, बिकॉज एसएम इज रिलेटिवली इजी एज कम्पेयर टू ईआईएस। सो अगर आप ईआईएस 1 घंटा रोज पढ़ते रहो तो हम्म। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपको लगेगा कुछ ना कुछ पोर्शन होते जा रहा है धीरे धीरे। चलो, एंड बहुत अच्छा ऑडिट पॉइंट्स की बताया। और एंड ऑडिट? ऑडिट की जैसे कहते हैं, ऑडिट का मोस्टली पेपर अब 44 मार्क्स का लाइक एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है। हम्म। सो ऑडिट के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, क्योंकि ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू में आपको लिख के नहीं आना डिस्क्रिप्शन में कुछ, आपको सिर्फ अगर आपको ट्रू फॉल्स लिख के आना, रीजन लिख के आना है। तो उसके लिए एक चीज ये सजेस्ट करूंगा मैं कि ऑडिट ऐसा करना आप, जो स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग होते हैं, ऑडिटिंग सॉरी, हम्म। उनको आप ऐसा पढ़ना कि बिल्कुल उनके डेप्थ में जाना, कि ये स्टैंडर्ड में अगर ऑडिटर होता वो कैसे चीजें करता, उसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना, लाइक कैश ऑडिटर हो रहा है, इन्वेंट्री हम्म। ऑडिट हो रहा है, तो उसमें क्या चीजें देखोगे। तो ये पेपर में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप कि सिनेमा हॉल को ऑडिट कर रहे हो तो कैसे करोगे। तो अगर आप वो चीज याद पूरी नहीं करते, अगर आप रिलेट करोगे प्रैक्टिकल लाइफ से कि अगर मैं ऑडिटर होता तो कैसे करता, तो बहुत ज्यादा आसानी होगी आप। ओके। तो ऑडिट में बेसिकली है कि ऐसे इस पर फोकस ज्यादा करें। यस, क्योंकि वो मोस्टली वेटेज भी कैरी करते हैं। ओके। तो आर्यन, एक बार अपने मार्क्स जरूर बताओ कि रैंक तुम्हारी आई है तो कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 800? सर मेरे अकाउंट्स में 91, ओके। कॉर्पोरेट लॉ में 68, हम्म। कॉस्टिंग में 72 82, एग्जेम्पशन तीनों में अभी तक? टैक्सेशन में 72। ओके, ग्रेट। तो मतलब बेसिकली फुल एग्जेम्पशन भी है और सब में ये हो गए आपके ग्रुप 1 के मार्क्स। एंड ग्रुप 2 ग्रुप के वन में अंदर? 313, ग्रुप वन में 313 मार्क्स है मेरे आउट ऑफ 400। 313। ओके, 313 आउट ऑफ 400, ठीक है। एंड एंड? ग्रुप टू में हम्म। एडवांस अकाउंट्स में 75, हम्म। ऑडिट में 70, हम्म। ईआईएसएसएम में 58 ओके। एंड एफएमईको में 79। बहुत अच्छा। तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं देख रहा हूँ कि मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो वो उन्होंने ही मार्क्स आपके पुश करे हैं ऊपर की तरफ। यस सर, अगर कोई जैसे इफ अ पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर रैंक, सो उसका टारगेट होना चाहिए कि दोनों ग्रुप में दो सब्जेक्ट ऐसे हो कि जिसमें आप एग्जामिशन स्कोर कर पाओ। लाइक राइट। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे 4 सब्जेक्ट में एग्जामिशन से ऊपर आ जाए नंबर। 4 सब्जेक्ट मेरे इतने स्ट्रांग हो कि मैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ। और बहुत एक और अच्छा। चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। लाइक हर ग्रुप में ऐसा हर बार होता है कि कोई ना कोई पेपर टफ आता है। ये राइट। हर ग्रुप में होता है, लाइक हमारे में कॉस्ट और एफएमई को आया था। हम्म। लाइक कॉस्टिंग का पेपर वॉज कम्प्लीटली न्यू। जब मैंने हम्म। वो 15 मिनट टाइम होता है, मैंने पढ़ा 5-10 मिनट। सो मुझे सिर्फ 10-15 नंबर पेपर था जो मैंने देखा हुआ था, बाकी राइट। सारे क्वेश्चन नए फ्रेम थे। हम्म। सो उसमें आपको ये ट्राई करना है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। लाइक मेरे आठों के आठों में पूरे अटेम्प्ट हुए थे एक्सेप्ट एफएमई को, जो 3-4 नंबर का छूट गया था। ओके। सो अगर आप पूरे पेपर अटेम्प्ट करें तो चांसेस ऑफ कि पास हो जाओगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो पेपर अगर टफ भी है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अटेम्प्ट तो एटलीस्ट सारा कर दें, तो थोड़ा सेफ्टी मार्जिन बढ़ जाएगा। क्योंकि सर पेपर सबके लिए टफ आया है। लाइक राइट। 5% होंगे जिनके लिए टफ नहीं होगा पेपर, बाकी 90% के लिए टफ है वो पेपर। राइट। और आपको 3 घंटे उधर बैठना ही है। हम्म। तो जितना लिख सकते हो, बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है, तो वो चीज ज्यादा फायदा होगी। बिकॉज पैनिक कर जाते हैं लाइक कि अब पेपर टफ आ गया तो पैनिक हो छोड़ जाओगे दिया। तो आप, हाँ। वो पेपर खराब होगा और आगे वाला पेपर भी खराब होगा। बिल्कुल। लाइक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कॉस्टिंग का पेपर टफ आने के बाद टैक्स पेपर नहीं दिया, जबकि हम्म। टैक्स पेपर इस बार आसान आ गया था। ये होता ही है, और ये हमेशा होता है जब भी एक पेपर टफ आता है, नेक्स्ट वाला वो इजी होता ही होता है। बट पॉइंट यस सर। ये है कि वो टफ पेपर को कौन बच्चा उस समय अपना डील कर पा रहा है, यही इंस्टीट्यूट देखता भी है। तो उस समय हमको उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना है। नेक्स्ट पेपर तो ऑब्वियसली फिर इजी आ ही जाते हैं। यस सर। बहुत अच्छा लगा आर्यन, बड़ी अच्छी बातें। तो जाने से पहले, बच्चों को समाप्ति करने से पहले, कुछ भी लास्ट अगर अपने विजडम थॉट्स तुम देना चाहते हो, और इन जनरल जो सीए कर रहा है, चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, किन बातों का ध्यान रखे, और अगर रैंक लानी हो या पास होना हो तो क्या ऐसे विजडम थॉट्स तुम उनको देना चाहते सर सबसे पहले तो माइंड में क्लैरिटी रखना कि ये कोर्स आपने खुद चूज करा है। लाइक बहुत बच्चे डिपेंड करते हैं इस कोर्स में आके, मोस्टली इंटरमीडिएट और फाइनल में, कि हमने कोर्स क्यों चूज करा। और बहुत ज्यादा हमें एक ही रूम में कमरे में बैठना पड़ रहा है और 10-12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। सो वो चीज वर्थ होती है, लाइक रिजल्ट डे पे वो 2 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है। एंड उस दिन वो चीज वर्थ होती है, आपको सारी वो चीजें याद आती है जो भी आपने आर्ट्स पुटिंग करे होंगे। और इस कोर्स के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, लाइक बिकॉज हो? लंबी ड्यूरेशन होती है, लाइक 9 मंथ्स और 1.5 ईयर्स। सो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत टाइम है अभी,
तो आप ऐसे दिन एस्केप करते रहोगे कि आज नहीं पढ़ता, आज नहीं पढ़ता। बट लास्ट में वो टोल इतना आता है कि बच्चे या तो अटेम्प्ट डेफर करते हैं या बिना प्रिपेयर एग्जाम देते हैं। सो वो चीज है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, और अगर अगर आप चाहते हो कि दोबारा उन बुक्स को मुझे 4 महीने और ना पढ़ना पड़े, तो बिकॉज पहली बार जितने आप अच्छे से पढ़ सकते हो उस चीज को, दूसरी बार वो चीज आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे आप, कि मैंने राइट। पहले अच्छे से क्यों नहीं पढ़ा। तो अगर आप पहली बार जितना अपना एफर्ट पुटिंग करते हो कर लो, बिकॉज वो चीज रिजल्ट वाले दिन वर्थ इट होगी। ये चीज है। बहुत अच्छा, लाइक बहुत कल अच्छा। जब रिजल्ट आया, तो हम्म। मैंने कॉलेज की बहुत चीजें सैक्रिफाइस करी थी, बिकॉज हम्म। कॉलेज लाइफ में इतना नहीं जा पाता था, राइट। बिकॉज पढ़ना भी होता था, और बहुत सारी चीजें थी। तो वो चीज लगी, चलो अब रिजल्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं चीज सैक्रिफाइस जो हुई वो कहीं ना कहीं गॉड ने बता दिया कि इसलिए सैक्रिफाइस हुई थी। बिल्कुल, छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस जो होते हैं वो बाद में फिर एक बड़ी सक्सेस का रूप बनकर सामने आते ही हैं, किसी ना किसी रूप में ये होता ही है। बिल्कुल आर्यन, यस। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आर्यन बात करके, और आई होप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देखा होगा ये इंटरव्यू या देख रहे होंगे, तो उन्हें भी कुछ इंसाइट्स मिले होंगे खासकर आर्यन से। और आर्यन, मुझे बता देना अगर बच्चों को किसी भी तरह की हेल्प अगर चाहिए होगी तो तुम्हें थोड़ा सा हम परेशान कर सकते हैं। यस सर, पक्का। चलिए ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी चीज अगर आप पूछना भी चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा वो कमेंट्स निकाल के आर्यन के साथ, या आर्यन को दोबारा से इंटरव्यू के लिए कैसे भी करके हम लाएंगे, और जो भी क्वेरीज होंगी उस पर दोबारा से डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही। और जितने भी हमारे सी एस्पायरेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस उनके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो बस आपको कंसिस्टेंट रहना है जैसा आर्यन ने बोला, और आप भी डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे और रैंक भी लेकर आओगे। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में।